हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमर्स। आई एम अलका शोरान। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 10th क्लास साइंस बोर्ड प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री से, और केमिस्ट्री का हम करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर। लेट्स स्टार्ट नाउ। जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं और हमारे चैप्टर का नेम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पे जाने से पहले हम लोग कुछ हमारे नॉर्मल चेंजेस देखते हैं। अब ये जो चेंजेस जो होते हैं ये हमारे नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर भी होते हैं, और ये चेंजेस कुछ हमारी मतलब कि जनरली हम इनको सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ही। उन चेंजेस को हम लोग कहते हैं, वन इज अवर फिजिकल चेंज एंड अनदर वन इज केमिकल चेंज। जो आपका फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल जैसे कि हमें नेम से पता चलता है कुछ ना कुछ उसकी अपीयरेंस में चेंज होने वाला है। जैसे कि हमें नेम से पता चलता है कि कुछ ना कुछ जो चेंज होने वाला है वो उसकी अपीयरेंस में चेंज होगा, यानी कि उसके दिखाई देने में कुछ चेंज होगा। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे आप एक ट्री को कट कर देते हो। ये जैसे एक ट्री है, अब इस ट्री को कट कर दो। ट्री को कट करने के अंदर ट्री जो है आपकी उसकी कुछ प्रॉपर्टी के अंदर चेंज होगा। ट्री की जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ चेंज होगा नहीं। ट्री वैसा ही ग्रीन कलर का रहने वाला है। ठीक है, ग्रीन कलर का रहने वाला है। वुड जो है वही ब्राउन कलर का उसका स्टेम होगा, वैसे ही वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। कुछ भी चेंज आएगा उसके अंदर नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ चेंज किस में आएगा, उसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले बहुत लंबा पेड़ था, अब वो पेड़ आपने कट कर दिया, पेड़ क्या हो गया आपका, बहुत छोटा पेड़ हो गया। चेंज उसमें सिर्फ इतना सा आएगा। थोड़े टाइम के बाद वो आपको जैसे कि वो 1 और 2 ईयर के बाद वो ट्री जो है वो आपको वहाँ पे फिर से दिखाई देना स्टार्ट कर देगा। इसको हम क्या कहते होते हैं, फिजिकल चेंज कहते होते हैं। फिजिकल चेंज हम किसको कहते हैं, जनरली फिजिकल चेंज हम उसको कहते हैं जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आता है, यानी कि जो हमें दिखाई देने में चेंज आता है। जो जैसे इसी तरीके से एक एग्जांपल हम वाटर का लेते हैं। वाटर को देखो क्या होता है, वाटर के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल अब आइस है। ठीक है, आइस से किस में चेंज हो जाती है, वो आइस वाटर बन गई। अब जो आपकी आइस जो थी वो वाटर बन गई, उसके अंदर क्या चेंज आया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज में चेंज आया पानी की, कोई भी चेंज आया प्रॉपर्टी में नहीं आया। फॉर्मूला जो है हम लोग पानी का वही H2O लिखने वाले हैं। फॉर्मूला जो है पानी का हम वही H2O लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ चेंज किस में आया है, स्टेट में आया है। तो ये क्या है, हमारी जो दिखाई देने वाली जो स्टेट है सिर्फ उसके अंदर चेंज आया है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले वो आइस थी, आइस कौन सी स्टेट थी, आइस जो हमें दिखाई देती है, आइस कौन सी स्टेट दिखाई देती है, आइस हमारी सॉलिड, और वाटर किस में चेंज होगी आपकी, लिक्विड। चेंज किस में आया, सिर्फ वो सिर्फ उसकी फिजिकल अपीयरेंस के अंदर चेंज आया है। आया सबको समझ क्या होता है। अब सिमिलर तरीके से अब हम देखेंगे, ये होता है हमारा फिजिकल चेंज, यानी कि हमें फिजिकली दिखाई देने में जो चेंज आता है उसकी प्रॉपर्टीज के अंदर कोई भी किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा। सिर्फ वो सिर्फ चेंज किस में दिखाई देगा, उसकी फिजिकल जो दिखाई देता है हमें उस प्रॉपर्टी के अंदर चेंज आएगा। ठीक है, अब केमिकल चेंज देखो। केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल का मतलब ये होता है कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जानी। अब केमिकल चेंज का हम बहुत बेसिक एग्जांपल लेते हैं और जो हम हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क है। ठीक है, आपने मिल्क को लिया, दूध लिया आपने, और दूध से आपने क्या बना दिया, आपने कर्ड बना दिया। दूध था, दूध से क्या बनाया आपने, दूध से आपने बनाया दही। अब जो आपने दही बनाया था दूध से, अब इस दही को वापस से आप मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपके पास एक क्वेश्चन आता है। जो आपने मिल्क से दही बनाया था, यानी कि जो दूध था आपके पास, उस दूध से आपने दही बनाया था, उस दही को वापस से मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। ठीक है, और मिल्क को हम कर्ड में चेंज नहीं कर सकते।
ठीक है, सॉरी रॉन्ग बोला मैंने। मिल्क को कर्ड बना सकते हो, लेकिन कर्ड से वापस से मिल्क नहीं बना सकते। अब यहाँ पे जो फॉर्म थी, जो टेस्ट था, मिल्क का जो टेस्ट था वो डिफरेंट था, और जिस टाइम पे वो आपका कर्ड बन चुका है, दही बन चुका है, उस टाइम पे वो क्या हो गया, वो चेंज हो चुका है। अब जो चेंज किसके अंदर आया है, चेंज उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आया है, चेंज उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आया है, जिसको हम क्या कहते होते हैं, केमिकल चेंज कहते होते हैं। आया सबको समझ? मिल्क था, मिल्क से आपने क्या बनाया, दही बनाया। दही एक डिफरेंट कंपोजिशन है और मिल्क जो है वो एक डिफरेंट टाइप की कंपोजिशन है। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें थी। हमने केमिकल चेंज किया उसके अंदर, केमिकल चेंज करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो मैंने अभी एक चीज़ समझाई आपको कि जैसे हमने आइस जो थी, आइस से जब हमने वाटर की चेंज किया था, तब ये चीज़ क्या थी, आइस जो थी वो वाटर बन सकती है, और वाटर जो है वो वापस से आइस बन सकता है। यानी कि ये क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है, इंटर कन्वर्टिबल है। वहीं पे जो केमिकल चेंज है, जो आपका मिल्क था, मिल्क से आपने जो वाटर बनाया है, ये आपका जो सॉरी मिल्क से आपने जो दही बनाया है, मिल्क से जो आपने दही बनाया है, मिल्क से जो आपने कर्ड की जो फॉर्मेशन की है, मिल्क से दही बन सकता है, लेकिन वापस दही से क्या मिल दूध नहीं बन सकता। यानी कि दिस इज नॉट इंटर कन्वर्टिबल, यानी कि ये रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है, ये आपका रिवर्सिबल नहीं है। आया सबको समझ? सबसे पहले जब केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ते होते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। अब केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होना केमिकल सब्सटेंस का एक अनदर केमिकल के अंदर। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन और मिल्क इनटू कर्ड। केमिकल रिएक्शन हम किसको कहते हैं, केमिकल रिएक्शन हम उसको कहते होते हैं जो हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमारे पास मिल्क था, मिल्क जो था वो चेंज हो गया आपका कर्ड के अंदर, ये क्या हुई है, यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हुई है। यानी कि एक पहले से कोई भी सब्सटेंस था आपका, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, वो किसी और चीज़ के अंदर चेंज हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते होते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते होते हैं। और रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक इसी का एग्जाम्पल है। पहले जो था आयरन था वो एक अलग फॉर्म थी, और जब उसके ऊपर रस्ट लग चुका है तब वो एक अलग फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, अब हमें केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए कि केमिकल रिएक्शन होती कैसे है, क्या चीज़ होता है केमिकल रिएक्शन में, उससे पहले हमें जानना होगा केमिकल इक्वेशन को। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है उससे पहले हमें जानना होगा केमिकल इक्वेशन को। अब केमिकल इक्वेशन हमारी कैसे बनती होती है, ये देखो। सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ए सब्सटेंस है और कोई बी सब्सटेंस है, दोनों ने आपस में रिएक्शन कर ली, क्या बन गया, ए बी बन गया। इस टाइप की होती है, यानी कि मिल्क के अंदर मिल्क जो है वो आपका चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, कर्ड के अंदर। अब जब वो मिल्क था तब उसकी अलग प्रॉपर्टी थी, अब जो वो कर्ड बन गया तब उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, आया सबको समझ? नेक्स्ट देखो, अब देखो इससे पहले केमिकल इक्वेशन को हम समझने से पहले हम कुछ चीज़ें और देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब जो ए प्लस बी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ अलग से वो चीज़, जैसे यहाँ पे जो ए, ये आपका एक अलग से कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी कंपाउंड है, और बी जो है वो एक अलग कंपाउंड है। ए और बी को दोनों को ज्वाइनिंग यानी कि दोनों को साथ में लेके आने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम प्लस साइन का यूज़ करेंगे, एडिशन के साइन का हम यूज़ करेंगे, जिसका मतलब ए को और बी को हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ में लेके आ रहे हैं। ठीक है, और ए और बी को हम क्या बोलेंगे, ए और बी की पहचान होती है, इसको हम कहते होते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, ए बी जो बनाएगा वो हमारे पास क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। ए और बी जो फॉर्मेशन कर रहा है वो क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट होगा।
और हम इस रिएक्शन को आगे की साइड डायरेक्शन में शो करने के लिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शो करने के लिए, यानी कि हमारी रिएक्शन जो है आगे की डायरेक्शन में हो रही है, यानी कि आगे की साइड जा रही है, जिससे हम यूज़ करेंगे एरो का। और एरो जो होगी उसकी हेडेड किस साइड होगी, हमारे प्रोडक्ट की साइड होगी। ठीक है, जैसे कि इसमें देख रहे हो आप, ये आगे की साइड में शो करिए, ए बी हो गया रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब हम रिएक्शन का एग्जांपल देखते हैं, जैसे Mg का मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ में, और हम ये क्या बन गया आपका MgO। दूसरा वन थिंग विच इज़ मोस्ट स्पेशल थिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जब हम केमिकल इक्वेशन को जब रिप्रेजेंट करते हैं, उस केमिकल इक्वेशन के अंदर हम जो सब्सटेंस यूज़ करेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, हमने ऐसे नहीं लिखा हुआ, मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाया हमने ऑक्सीजन के साथ में, हमने ऐसे में नहीं लिखा हुआ, हमने उसको कैसे लिखा हुआ है, हमने उसको लिखा हुआ है Mg प्लस में O2। इसका मतलब क्या हुआ कि ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, Mg प्लस में O2 जो है क्या रिएक्शन करती है, कि हम उसको किस में यूज़ करते हैं, उसको हम सिंबल की फॉर्म में यूज़ करते होते हैं। जो केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे जो रिएक्टेंट्स होंगे उसको हम किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, हम सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ये होती है आपकी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग होती है उसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट होते हैं हमारी रिएक्शन होने से पहले वाली चीज़ें, ये रिएक्टेंट्स हो गए, जैसे ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट, Mg प्लस O2 हमारे पास रिएक्टेंट। आगे जब रिएक्शन कर लेंगे उसके बाद क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, देखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन जब होती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे कि इवोल्यूशन होता है गैस का, यानी कि गैस बाहर निकलती होती है। कोई भी रिएक्शन होगी उसके अंदर इवोल्यूशन होगा गैस का। चेंज इन कलर ऑफ ए सॉल्यूशन, कलर जो होता है हमारे सॉल्यूशंस का वो भी अलग अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्रेसिपिटेट्स बनते होते हैं। अब ये प्रेसिपिटेट टर्म क्या होती है, प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है, प्रेसिपिटेट जैसे फॉर एग्जांपल आप वाटर के अंदर आपका जो डिटर्जेंट होता है, वाटर के अंदर आप डिटर्जेंट को ऐड करते हो, वाटर के अंदर अगर आप डिटर्जेंट को ऐड करते हो और वो जो डिटर्जेंट था वो कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं है उसके अंदर, डिटर्जेंट अगर कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं है वाटर के अंदर, देन वो क्या हो जाता है आपके पानी के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पानी के अंदर अलग से कुछ क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन कर लेता है, यानी कि वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जिसको हम क्या कहते होते हैं, यानी प्रेसिपिटेट कहते होते हैं। वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता पानी के अंदर, कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता पानी के अंदर, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते होते हैं। और यहाँ पे फॉर्मेशन होती है प्रेसिपिटेट्स की। मैं आगे जब रिएक्शंस पढ़ाऊंगी उस टाइम पे मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से वाले रिएक्शन के अंदर हमारे प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमारे टेम्परेचर में भी चेंज आता है और रिएक्शन जब होती है उसकी स्टेट में भी चेंज आ जाता है। स्टेट में कैसे चेंज आता है, जैसे कि जो सॉलिड है, हो सकता है कोई सॉलिड सब्सटेंस होगा वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो जाता है। इस टाइप के हमारे पास चेंजेस आते होते हैं। ठीक है, और दूसरा टेम्परेचर में चेंज आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई सॉलिड है और उसको तुम हीट दे दो, हीट देने पे वो किस में चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, उसके टेम्परेचर में भी चेंज आता है। रिएक्शन जब होती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब जब रिएक्शन होती है तब गैस इवोल्व बाहर निकलती है, गैस चेंज होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन का कोई भी कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनते हैं, ये मैंने अभी समझाया कि प्रेसिपिटेट कैसे बनते होते हैं, स्टेट में चेंज होता है और टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी एक टर्म आती है, हमारी जो रिएक्शंस है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। रिएक्शन बैलेंस होने का मतलब क्या है कि जो नंबर ऑफ एटम्स है ना, ईच एलिमेंट इन अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके रिएक्टेंट के अंदर एंड आपके प्रोडक्ट के अंदर, ये रिएक्टेंट के अंदर
और प्रोडक्ट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब मैं एग्जांपल समझाती हूँ आपको। जैसे Fe है, यहाँ पे जो Fe है वो एक ही Fe है, इधर वाली साइड में जो Fe है वो क्या है, यहाँ पे 3 Fe, यानी कि इससे हमें पता लगता है कि जो हमारे रिएक्टेंट हैं और जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो इक्वल नहीं है। फॉर एग्जांपल अब ये वाले जो हैं ये हमारे पास रिएक्टेंट है ना, ये हमारे रिएक्टेंट हैं और ये जो है ये हमारे प्रोडक्ट हैं। अब रिएक्टेंट के अंदर रिएक्टेंट जो है वो क्या है, रिएक्टेंट भी हमारा इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जो है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है वो भी सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर भी हमारे रिएक्टेंट के अंदर भी हमारे नंबर ऑफ एटम सेम रहने चाहिए और प्रोडक्ट के अंदर भी। अभी देखो कैसे करेंगे, देख लिया ना हमें अनबैलेंस्ड रिएक्शन का मतलब क्या होगा, या रिएक्शन अनबैलेंस्ड कैसे है। ये जो था Fe, यहाँ पे एक Fe है, यहाँ पे 3 Fe है, तो यानी कि हमें इस साइड पे भी क्या करना होगा, Fe को 3 ही करना होगा। H2O, सबसे पहले हम क्या करते हैं, Fe को बैलेंस कर लेते हैं। अभी यहाँ पे Fe3 था ना, यहाँ पे भी हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, Fe3 हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं H2O पे। H2 यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हमारी हाइड्रोजन जो है वो 2 है, तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो हमारी यहाँ पे बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन यहाँ पे हमारी बैलेंस है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे जो है वो हमारा 1 है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितनी है हमारी, 4 ऑक्सीजन है। अनबैलेंस्ड हो गया रिएक्शन, फिर से बैलेंस करो। अब हाइड्रोजन जो यहाँ पे एक हाइड्रोजन थी और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो सॉरी जी, यहाँ पे ऑक्सीजन एक है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 4 है, तो यानी कि अब हमें यहाँ पे ही ऑक्सीजन को क्या करना होगा, हमें ऑक्सीजन 4 करनी होगी। यहाँ हमारी ऑक्सीजन ऑलरेडी 4 है। ठीक है, जो हमारा नंबर कम है ना उसका नंबर हमें ज़्यादा करना होता है, जो नंबर पहले से ज़्यादा है उसको हम कम नहीं कर सकते। ठीक है, यानी ये हमारे 3 हो गए थे, अब यहाँ पे 4 है तो इसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 एटम्स किसके हो गए, हमारे हाइड्रोजन के हो गए और हमारी ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस्ड हो चुकी है। ऑक्सीजन 4 होगी, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पे भी हमारी Fe जो है वो 3 है। ठीक है, यानी कि Fe और ऑक्सीजन जो है वो हमारी दोनों साइड पे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की साइड पे क्या है, बैलेंस है। अब हमें किस पे जाना है, हमें हाइड्रोजन को देखना है। अब हाइड्रोजन जब हमने पहले स्टार्टिंग में जब हाइड्रोजन को देखा था तब हमारी हाइड्रोजन क्या थी, बैलेंस थी, बट जैसे ही हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने जा रहे थे तब हमारी ऑक्सीजन के साथ साथ में हाइड्रोजन भी अनबैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन का जो रिएक्टेंट की साइड पे हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ भी हमें क्या करना होगा, 8 ही करना होगा। जैसे कि मैंने बताया हम नंबर को ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, हम उसको डिक्रीज नहीं कर सकते। सो अब इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 4 हाइड्रोजन लगाएंगे। 4 हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है, अब जो है हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड हो चुकी है। अब आप दोबारा से क्रॉस चेक कर सकते हो। अब न्यू जो रिएक्शन होगी वो क्या नोट करेंगे हम, 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2, रिएक्शन जो है हमारी बैलेंस्ड हो चुकी है। आया समझ रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रिएक्टेंट वाली साइड और हमारे प्रोडक्ट वाली साइड नंबर को क्या करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स गिवन है वो नंबर अनइक्वल है या नहीं। जैसे ही हमने देखा कि एटम्स का जो नंबर है वो अनइक्वल है, तब हम स्टार्टिंग में जो हमारे पास सबसे फर्स्ट जो एटम होगा उससे हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, फर्स्ट एटम से हम स्टार्ट करेंगे और आगे फर्दर जैसे जैसे जो भी अनबैलेंस्ड है उसको बैलेंस करते जाएंगे। ये
बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का ये पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, हम लास्ट में क्वेश्चंस भी करेंगे। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी हैं? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हमें देखना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिकम्पोजिशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। केमिकल रिएक्शन जैसे कॉम्बिनेशन, सबसे पहले हमारी कॉम्बिनेशन आती है, तो जैसे नेम से ही पता लगता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होगा? कुछ ना कुछ कंबाइन हो रहा है, कुछ ना कुछ कंबाइन हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हमारी रिएक्शन, एनसीईआरटी से देखेंगे हम कॉम्बिनेशन। अब जैसे कि ए प्लस बी, ए प्लस बी को जब ये क्या हो गया, हमारे दोनों क्या है? रिएक्टेंट है ना। इन दोनों रिएक्टेंट को ए प्लस बी को जब रिएक्शन करेंगे तब क्या बना लेंगे? ए बी की फॉर्मेशन कर लेंगे। यही चीज़ें हमें देखनी है। जैसे अब देखो ये वाली रिएक्शन देखो, यहाँ पे CaO है, CaO क्विकलाइम को जब आपने रिएक्शन करवाई वाटर के साथ में, इसने क्या बनाया? स्लेक्ट लाइम, जिसको हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, साथ में इसने क्या की? हीट को रिलीज किया। यहाँ पे आपकी हीट रिलीज हुई है। अब ये रिएक्शन क्या हुई? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल थे। CaO जो है ये एक अलग कंपाउंड है, ठीक है, और वाटर जो है वो एक अलग कंपाउंड है। अब ये दोनों अलग अलग कंपाउंड्स, दोनों अलग अलग आपके रिएक्टेंट हैं, और ये दोनों रिएक्टेंट जब आपके ज्वाइन होते हैं, दोनों रिएक्टेंट जब मिलते हैं तब क्या बनाया इन्होंने? CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में उसने हीट रिलीज किया है। तो यही हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर देखा है, दो डिफरेंट रिएक्टेंट साथ में ज्वाइन होके एक सिंगल कंपाउंड बना लेते हैं, उसको हम लोग क्या कहते होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते होते हैं। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। देखो एक रिएक्शन के अंदर जिसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट जो बनता है, दो और दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स को, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते होते हैं। और एनसीईआरटी की जो रिएक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी की ही लगाई हुई है। ये थी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपका जो बर्निंग हो रहा है, बर्निंग ऑफ कोल है, इसके अंदर ये अलग है, कार्बन अलग है और O2 अलग है, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया? CO2 बना लिया। इसी तरीके से जब हम फॉर्मेशन, वाटर की फॉर्मेशन देखो कैसे होती है, दो हाइड्रोजन रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ में तो H2O बना लिया। कॉम्बिनेशन में यही था ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमने यही चीज़ को देखा था ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? दो डिफरेंट, जैसे कि ए प्लस में बी, ए और बी दो डिफरेंट कंपाउंड्स रिएक्शन करके एक सिंगल कंपाउंड बना लेते हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ये सेम रिएक्शन लिखी हुई है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। ठीक है, वी ऑब्जर्व। अब देखो नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ कोल जो होता है, एक्सोथर्मिक एक टर्म आएगी यहाँ पे, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। ये देखो एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सोथर्मिक वो होता है जहाँ पे हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक हम उसको कहते हैं जहाँ पे हीट रिलीज होती है। और दूसरी जो टर्म थी वो हमारे पास होगी एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन हम किसको कहते होते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारे पास वो होती है जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट को, एक हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, एक जो होता है हीट को रिलीज करता होता है। ठीक है, एक जब हीट रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, और एंडोथर्मिक हम उसको कहते हैं जब रिएक्शन के अंदर हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जब कोल की बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, जब कोल जलता है CH4, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप जलाते हो तो वहाँ पे CO2 प्लस में H2O की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कुछ और एग्जांपल समझाती हूँ मैं आपको। एक्सोथर्मिक का जैसे फॉर एग्जांपल आपने ग्लूकोज है, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज है,
ग्लूकोज जैसे ही आप ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, उस ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के साथ में क्या होता है, आपके पास क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। अब वो एनर्जी रिलीज जो होगी वो एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी, हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। और यही चीज़ मैंने आपको बताया था कि एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है उसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। और ये कंपाउंड, ये वाली जो रिएक्शन है ग्लूकोज वाली, ये मैंने अभी बताया आपकी बॉडी में परफॉर्म होती है, ह्यूमन बॉडी में परफॉर्म होती है जब आप कुछ खाते हो। आपने जैसे फॉर एग्जांपल मैं इजी तरीके से समझाती हूँ, जैसे आपने खाना खाया, फूड खाया आपने, खाना खाते ही आपको एनर्जी मिलती है ना, वो एनर्जी यही एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाली ही एनर्जी होती है। खाना खाया, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन सब कुछ था। अब प्रोटीन्स भी थे उस खाने के अंदर, फैट भी था, कार्बोहाइड्रेट्स भी थे, ये सब चीज़ें थी ना उस खाने में। अब आप वो खाना खा चुके हो, वो खाना आपने खाया और वो जो ब्रेक डाउन हो गया उनका, उन सब चीज़ों का ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होके आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। वही एनर्जी आपकी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाली हीट होती है। ठीक है, आया सबको समझ, आई होप समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है और सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। उसने ये पूछा है कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, यही आपका ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। आप देखो इन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, और ग्लूकोज जब कंबाइन होती है सेल्स के साथ में, ऑक्सीजन इन द सेल्स, और हमें प्रोवाइड करती एनर्जी। दिस नेम इज द रिएक्शन प्रोसेस। ठीक है, यही मैंने आपको अभी समझाया है कि जिस टाइम पे आपका क्या होगा, जब आप खाना खाते हो, खाना खाते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब यही होता है जो हमारे सेल्स ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और उस फूड का जब ब्रेक डाउन होगा तब रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी, दिस इज नोन एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसमें लिखने के लिए आप आगे फर्दर उसको भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका ग्लूकोज की रिएक्शन लिख सकते हो। फिर आती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है आपको नेम से पता लगता है, डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है आपको नेम से ही पता लगता है कि कुछ ना कुछ क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। ठीक है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे रिएक्शन जो है ना ऊपर इन्होंने रॉन्ग लिखा हुआ है, यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन आएगा, इसको लेट मी करेक्ट, यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन आएगा। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जैसे कॉम्बिनेशन के अंदर जहाँ पे कंबाइन हो रहा था ना, यहाँ पे क्या होगा, आपका सिंगल जो प्रोडक्ट है, जैसे कि ये NaCl है ना, ये सिंगल जो प्रोडक्ट है NaCl जो प्रोडक्ट है, जैसे आपका हम बिल्कुल इससे बेसिक से समझते हैं, जैसे AB था, वहाँ पे जो कंपाउंड कॉम्बिनेशन में जो कंपाउंड कंबाइन हुए थे ना, जो कंपाउंड्स कंबाइन हुए थे वो डीकम्पोजिशन में क्या हो जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक होके अलग अलग कंपाउंड्स बना लेंगे। जैसे कि AB था, AB से किस में कन्वर्ट हो गया, AB जो है A+B में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट जो है NaCl, NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, दो आप इसको हीट दे दो, हीट देते ही क्या हो गया, ये अलग अलग उसमें कंपाउंड्स में चेंज हो गया, अलग अलग एलिमेंट्स बना लिए। ये होती है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हमें एनसीईआरटी में क्या चीज़ गिवन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल देखो, FeSO4 फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को हीट किया, फेरस सल्फेट को हीट करते ही किस में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3, SO2 और SO3, SO2 गैस बनाई और SO3 गैस बनाई, यानी कि फेरिक ऑक्साइड बनाया और सल्फर डाइऑक्साइड बनाया और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया। फेरिक ऑक्साइड जो है वो सॉलिड होता है और जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो था वो कैसा होता है, वो आपके पास होता है गैसेस फॉर्म में होता है। आया समझ, कॉम्बिनेशन का मतलब जैसे कॉम्बिनेशन है वैसे ही कंबाइन हो रहे थे दो डिफरेंट, जैसे कि A+B दो अलग अलग थे, वो क्या हो रहे थे, वो कंबाइन हो रहे थे, तो हमने उसको बोला कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और
डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने किसको बोला, जो कॉम्पोजिशन बना हुआ था ए और बी था, उसका ब्रेक डाउन होके ए प्लस बी दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाना, उसको हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और सीबीएसई का फेवरेट वन है, बहुत ज़्यादा पूछती है ये क्वेश्चन में। जैसे कि आपका लेड नाइट्रेट है, PbNO3 को हीट करोगे, क्या बनाया, लेड ऑक्साइड बनाया, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया, साथ में उसने ऑक्सीजन बनाया, यानी कि एक कंपाउंड था ये, एक आपका ये सिंगल एक कंपाउंड है, ठीक है, सिंगल कंपाउंड है ये कंपाउंड क्या हो गया, आपने ब्रेक किया, कंपाउंड को हीट दी, हीट देते ही उसने क्या किया है, 3A बी एंड सी, 3 अलग अलग क्या बना लिए उसने, प्रोडक्ट बना लिए। यही हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखा कि एक सिंगल कंपाउंड है वो ब्रेक करके 2 और मोर डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बना लेता है, ठीक है। इसने बना लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ना, इसी के इस रिएक्शन के अंदर क्या निकलते होते हैं, ब्राउन फ्यूम्स निकलते होते हैं, और ये क्वेश्चन आपका MCQs में पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये वाली 2AgCl को आप लोग सनलाइट दे दो, 2AgCl को सनलाइट दे दो, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, 2Ag बनाएगी और क्लोरीन बनाएगी, ठीक है। आपने क्या किया, यही हमारे सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर और क्लोरीन में चेंज हो गया इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, ठीक है। और एक और रिएक्शन होती है यहाँ पे 2Ag की जगह पे हम वहाँ पे यूज़ करेंगे BrCl2, और उसको आप सनलाइट दे दो, सनलाइट देने पे वो भी क्या बनेगा, 2Br का मतलब है यहाँ पे ब्रोमीन और क्लोरीन 2, और इस रिएक्शन को हम लोग यूज़ करते होते हैं फोटोग्राफी के अंदर, ठीक है। आई होप समझ आया होगा, ये हमने देखी कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट आती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट जैसे कि नेम से पता लगता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस नेम से पता लगता है, डिस का मतलब कुछ ना कुछ रिमूव करना, और प्लेसमेंट का मतलब अपनी प्लेस से, यानी कि अपनी जगह से किसी ना किसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेस करते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास क्या है, AB है, AB है, AB प्लस में C। अब यहाँ पे AB को क्या करेगा, AB के अंदर से B को जो है C रिप्लेस कर देगा, B को B रिप्लेस हो जाएगा, रिप्लेस बाय C, और क्या बना लेगा, AC प्लस में B। अब ये रिप्लेस हो क्यों पा रहा है, यहाँ पे रिप्लेस कैसे हो पा रहा है, देखो मैं बिल्कुल कॉमन एग्जांपल लेके समझाती हूँ आपको हमारे एनवायरनमेंट का। एक होता है पावरफुल पर्सन, ठीक है, पावरफुल है एक बंदा, और एक पर्सन जो है थोड़ा वीक टाइप का, कमज़ोर इंसान है, एक ताकतवर इंसान है। अब पावरफुल वाला जो है वीक वाले को रिप्लेस कर देगा ना, पावरफुल वाला जो है वीक इंसान को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे खुद आके बैठ जाएगा। सिमिलर तरीके से जो होता है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है। इसके अंदर क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि जैसे यहाँ पे क्या था, ए बी है, अब ए बी के अंदर जो बी से ज़्यादा पावरफुल क्या है, सी है, इस वजह से बी क्या करेगा, बी को सी रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे प्रोडक्ट वाली साइड खुद आ जाएगा जो बना लेगा ए सी। अब इन टर्म्स ऑफ रिएक्शन देखें हम लोग, इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री देखते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, ठीक है, आया समझ। अब और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लगाई हुई है। रिएक्टिविटी सीरीज का सबको पता है ना, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर
हमारे एटम्स जो मेटल्स हैं हमारे, वो मेटल्स एक अरेंजमेंट में हैं। कैसे अरेंजमेंट है? सबसे ऊपर जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, सेंटर में जो है वो मिडिल रिएक्टिव वाले हैं, और जो बॉटम में है वो लीस्ट रिएक्टिव है। इसका हम लोग एक ट्रिक से भी याद करते होते हैं, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। ठीक है, इसको हम एक ट्रिक से भी याद करते हैं। सबकी देखो अलग अलग होती है, मैंने इस तरीके से लर्न की हुई है, तो मैंने आप लोगों को यही सजेस्ट की कि केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, जिससे क्या होगा? के मीन्स पोटेशियम, Na मीन्स सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, Zn मीन्स जिंक, Fe मीन्स आयरन, Pb मीन्स लेड, H मीन्स हाइड्रोजन। अब जो सबसे ऊपर है वो क्या है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। जो सबसे ऊपर है वो क्या है? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम। ठीक है, अब देखो, जो मैंने जैसे आपको बताया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव वाले को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, जो अब देखो मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम रिप्लेस कर सकता है? आराम से कर सकता है। मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का अगर हम कंपैरिजन करते हैं, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। अब जैसे जहाँ पे भी अगर एल्यूमिनियम लगा होगा तो उस एल्यूमिनियम को Mg जो है इजीली रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, आया समझ? अब हम रिएक्शन में देखते हैं हमारी 2HCl प्लस Mg। अभी यहाँ पे देखो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, H हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है? देखो रिएक्टिविटी सीरीज में चलते हैं। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे प्रेजेंट है और मैग्नीशियम यहाँ पे प्रेजेंट है। सो मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन को इजीली रिप्लेस कर देगा। उसने उसको रिप्लेस करके क्या बना लेगा? आपके पास था 2HCl प्लस में Mg। अब Mg इसको रिप्लेस कर देगा, H को उसके जगह पे खुद आके MgCl2 प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस आपकी निकल जाएगी बाहर। ठीक है, आया सबको समझ? नेक्स्ट हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स देखते हैं। एनसीईआरटी ने Fe आयरन को रिएक्शन करवाया कॉपर सल्फेट के साथ में। अब कॉपर सल्फेट को इसने रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह पे Fe खुद आके बैठ गया FeSO4 प्लस में Cu। सिमिलर तरीके से नेक्स्ट देखो, जिंक है, जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक SO4 बना लेगा, Cu को बाहर निकाल देगा। Pb जो है, Pb ज़्यादा रिएक्टिव होगा कॉपर से, सो PbCl2 प्लस में Cu बना लेगा। आया सबको समझ? अब हम देखते हैं हमारी लास्ट रिएक्शन जो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग एक नेम से और भी जानते होते हैं, हमारे पेपर में भी आ सकती है डबल डिस्प्लेसमेंट। साथ में हम इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते होते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है? हमारा एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, एक्सचेंज होता है आयंस का। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो, या वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के अंदर सिर्फ हमारा सिंगल एटम, सिंगल जो एक ही मेटल रिप्लेस हो रहा था। अभी यहाँ पे क्या होते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट में हमारे दो एटम डिस्प्लेस होते हैं, और डबल हम इसको आयंस की रिप्लेसमेंट भी कहते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल Na2 सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट रिएक्शन कर रहा है BaCl2 के साथ में। Na2SO4 जो है वो रिएक्शन कर रहा है आपका Na2SO4 रिएक्शन कर रहा है आपका BaCl2 के साथ में, जो बनाएगा बेरियम सल्फेट प्लस में 2NaCl। और इसी यहाँ पे बेरियम सल्फेट के क्या बनेंगे? आपके पास वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, और इसी वजह से इस रिएक्शन को हम क्या कहते होते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते होते हैं। और दिस इज द फेवरेट क्वेश्चन ऑफ CBSE एंड HPSC ऑल्सो। ठीक है, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस। आया सबको समझ? यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल, एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं डबल डिस्प्लेसमेंट को, कि इसमें हमारे पास डबल आयंस की
डबल एटम, यानी कि यहाँ से तो Na रिप्लेस हुआ और यहाँ से Ba रिप्लेस हुआ, दो हमारे अलग अलग मेटल जो हैं रिप्लेस हुए हैं, उसको हम आयंस का भी फॉर्मेशन कहते हैं, आयंस भी रिप्लेस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब सबसे पहले देखते हैं हम ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर हम देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन करना, किसी से ऑक्सीजन का लेना, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ये हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। वहीं पे रिडक्शन क्या होता है, केमिकल जो बी है, गेन करना, यहाँ पे हाइड्रोजन का गेन करते हैं, ऑक्सीजन का लॉस करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, आगे भी गिवन होगा, ZnO, सेकेंड रुको, और इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ ए, और ए इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज। इस तरीके से हम इसको ऐसे भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो गया ए वाले केमिकल का, और रिडक्शन ऑक्सीडाइज हो गया, इसको हम ऑक्सीडाइज मेटल भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेशन में मत जाओ, सिंपल लर्न करो। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन होना, एडिशन ऑफ यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ए रिडक्शन। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी और सीबीएसई वाले, एनसीईआरटी में गिवन है और सीबीएसई वाले इनको डायरेक्टली पूछ लेते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, इस तरीके से। अब देखो CuO, कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2 रिएक्शन की, कॉपर बन गया और H2O बन गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन यहाँ पे रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो इसका हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन कह सकते हैं। यहाँ देखो H2 था ना, अकेला H2 था, और जब प्रोडक्ट वाली साइड गया तो वो क्या हो गया, H2O बन गया। वाटर के अंदर क्या हो गया, अभी यहाँ पे एडिशन हो गया ना ऑक्सीजन का, तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। एक और देखते हैं हम लोग, Fe3O4 है, Fe3O4 के अंदर ऑक्सीजन था यहाँ पे, अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन का हमने रिमूवल कर दिया, यहाँ पे जो प्रोडक्ट वाली साइड है वहाँ पे क्या है, अकेला Fe बैठा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वहीं पे H2 जो है, 4H2 है, अकेला हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन अकेला है तो यहाँ पे क्या हो गया, एडिशन हो गया ऑक्सीजन का, तो ये क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जिसको हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन से जानते हैं, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन से जानते होते हैं। अब आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ के अंदर। अब देखो ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीडेशन का हम लोग डेली लाइफ में जो एक हमारा इफेक्ट आता है वो कोरोजन आता है। कोरोजन क्या होता है, जनरली हमारे जो मेटल्स जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारी मेटल्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं कम्प्लीटली, और इसका कोरोजन का सबसे कॉमन एग्जांपल जो है ना वो हमारा आयरन है। अब एक आयरन बेंच है आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल उस आयरन बेंच को आप कुछ टाइम तक वाटर की और एयर की प्रेजेंस में रख दो, थोड़े टाइम बाद वो बेंच आपको जो पहले दिखा था वैसा नहीं होगा, वो बेंच खराब हो जाएगा, वो बेंच के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर की फॉर्मेशन हो जाएगी। वो ब्राउन कलर की जो लेयर की फॉर्मेशन होगी, वो ब्राउन कलर की लेयर क्या है, वो जो ब्राउन कलर की लेयर की जो फॉर्मेशन हो रही है वो ब्राउन ही क्या है, आपका रस्ट है, जिसको हम कोरोजन कहते होते हैं, और इसी को हम क्या कहते होते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते होते हैं। ठीक है, और जैसे और अलग अलग तरीके से आते हैं, कॉपर की जो कॉपर, अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाता है या फिर कॉपर कोरोड होता है तो कॉपर के ऊपर क्या बन जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। ठीक है, जो सिल्वर होता है, सिल्वर आपका ब्लैक हो जाता है जब सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास क्या होता है, हमारे मेटल जो हैं वो मेटल हमारे आयरन की, वाटर की और एयर के कांटेक्ट में जब आ जाते हैं तब वो हमारे पास क्या करते हैं, हमारे मेटल्स को खराब कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन अकेला वाटर भी नहीं कर सकता और अकेली एयर भी नहीं कर सकती, दोनों साथ में जब कांटेक्ट में आते हैं, बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है ये चीज़ें, और हमारे आयरन के साथ में जनरली हम लोग बहुत ऑब्जर्व करते हैं, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा आपके एनवायरमेंट में। अब इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाओ, पेंट जैसे कि जिंक गैल्वेनाइजेशन हो जाएगा,
जिंक से जब हम उसकी कोटिंग कर देंगे तो हम उसको गैल्वेनाइजेशन कहते होते हैं। अब जैसे कि ग्रीस लगा के रखो हमारे आयरन के आर्टिकल्स को, जैसे हमारे गेट वगैरह होते हैं, आपके घर में जो गेट है उस गेट को आप पेंट करके रखते हो ना। अब वो पेंट करके रखने का रीज़न यही होता है कि उसको प्रोटेक्शन दे रहे हो आप, प्रोटेक्शन फ्रॉम दी रस्टिंग। ठीक है, हम एक एग्जांपल और देखते हैं। सिल्वर डेवलप से ब्लैक कोटिंग, ये देखो जब सिल्वर क्या करता है, Ag जब H2S के साथ रिएक्शन कर लेता है तब फॉर्मेशन हो जाती है Ag2S की। सिमिलर तरीके से कॉपर की मैंने बताया था ना ग्रीन कोटिंग हो जाती, तो कॉपर जब वाटर के साथ में रिएक्शन कर लेते हो, कॉपर जब रिएक्शन करता है वाटर के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में और ऑक्सीजन के साथ में, तब क्या कर लेता है CuCO3.CuOH2 ये कंपाउंड बना लेता है, जिससे क्या हो जाता है ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है आपके कॉपर के ऊपर। नेक्स्ट जो है वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी हमारा एक इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का ही। उसमें क्या हो जाता है, हमारा जो खाना होता है, जैसे चिप्स, जो पैकेट्स वगैरह में चिप्स वगैरह आती हैं, उनका टेस्ट हम लोगों को चेंज हुआ मिलता है। वो टेस्ट हमें चेंज क्यों मिलता है, बिकॉज वो उसका क्या हो चुका है, उन चिप्स का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो चुका है। ठीक है, the spoil of fat or oil in food leading to unpleasant smell और unpleasant हमें टेस्ट आता होता है, जैसे कि खराब बटर होता है, ओल्ड कुकिंग ऑयल होता है, हमारी चिप्स जो खराब हो जाती हैं, स्टेल चिप्स। ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, वो हमारा जो खाना है उस खाने का भी ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया। नेक्स्ट हम इसकी प्रिवेंशन कैसे करेंगे, प्रिवेंशन हम रेंसिडिटी के लिए कैसे करेंगे, एडिशन करो एंटीऑक्सीडेंट्स का, ऐड करो। स्टोरिंग फूड को हम एयर टाइट कंटेनर्स में खाने को स्टोर करके रखो, फ्रिज में खाने को रखो, और टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग। ठीक है, दूसरा जो हमारी चिप्स वगैरह जो आती है ना, उसको हम लोग रेंसिडिटी से बचाने के लिए उसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन गैस को फिल करके रखते हैं। नाइट्रोजन गैस हम फिल करते हैं ताकि हमारी चिप्स वगैरह जो होती हैं वो ऑक्सीडेशन से बच सके। ठीक है, आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हमारे चैनल पे हमने अब स्टार्ट किया है, हम ये 13 डेज़ का चैलेंज होगा, 13 डेज़ में हम 10th की NCERT को कंप्लीट करने वाले हैं इसी तरीके से। I hope like, share and subscribe our channel. Thank you and have a nice day.